फ्रेंड्स, आज हम सीपीसी का पार्ट सेकंड ऑर्डर एंड रूल या कह लें कि प्रोसीजर प्रक्रिया कैसे होगी उसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर 1 आता है और आदेश 1 या ऑर्डर 1 में जो है वादों के पक्षकार पार्टीज ऑफ सूट, कोई भी प्लेंट होगा उसमें पक्षकार के बारे में बात करेंगे कि दो पक्षकार होते हैं। पहली बात तो एक वादी गण या वादी और दूसरा प्रतिवादी या प्रतिवादी गण, प्लेंटिफ्स एंड डिफेंडेंट्स, ये दो पक्षकार होते हैं। अब उन्हीं दोनों पक्षकारों के बारे में बात करनी है। यहाँ पर ऑर्डर 1 का ये रूल्स हैं, तो हम ऑर्डर 1 का फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर 1 का रूल फर्स्ट कहता है हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ। वादियों के रूप में कौन कौन संयोजित किए जा सकेंगे, वादी कौन कौन से लोग बन सकते हैं। तो इसमें कहा कि एक ही कार्य से पैदा होने वाले अनुतोष पाने का अधिकार। अब हम जनरल भाषा में कहते हैं कि कोई व्यक्ति या व्यक्ति गण जिनका हित कहीं पर निहित है और उस हित को वह क्लियर तरीके से या कानूनी तरीके से या विधिवत तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वह वादी हो सकते हैं, क्योंकि वही केस करेंगे, वही वाद दाखिल करेंगे जिनको उनका हक है लेकिन हक प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसमें पहले आया हु मे बी ज्वाइंड एज प्लेंटिफ्स। प्लेंटिफ्स कौन कौन से हो रहे हैं जिनका किसी चीज में हक है और वह हक अपना प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे एक है, चाहे दो है, चाहे तीन है, तो वो प्लेंटिफ या वादी गण हो सकते हैं। अब इसमें से मान लेते हैं कि 10 है, तो 10 अलग अलग दावा नहीं कर सकते। उससे क्या होगा, केस की बढ़ोतरी होगी, जबकि उनका इश्यूज एक ही है कि फला संपत्ति में प्राप्त करना है, हक लेना है। तो इसमें बात कही गई कि अलग अलग नहीं, एक साथ वो एक दावे में अपने हक को मांग सकते हैं। अब इसका रूल 2 कहता है, ऑर्डर 1 का रूल 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। पृथक विचारण का आदेश करने की न्यायालय की शक्ति। अब उसमें से क्या हो रहा है कि 10 प्लेंटिफ है सपोज करते हैं, या 2 वादीगण है या 3 वादीगण है। अब उनका विचारण शुरू है, उनका कोर्ट में मिल करके वाद तो दाखिल कर दिया। वाद दाखिल करने के बाद में 2 उसमें से प्लेंटिफ ऐसे हैं या एक प्लेंटिफ ऐसा है या कई प्लेंटिफ ऐसे हैं जो उसमें से भाग नहीं ले रहे हैं और प्रोसेस को धीमा कर रहे हैं। कोर्ट ये समझती है कि इन वादियों का इंटरेस्ट केस को सॉल्व करने में नहीं है, डिले कर रहे हैं, कोर्ट का टाइम बेकार कर रहे हैं। तो कोर्ट क्या कर सकती है, जो इंटरेस्टेड हैं, जो व्यक्ति वर्क कर रहे हैं, जो व्यक्ति डिले कर रहे हैं, उनको अलग करके, जो व्यक्ति चाहते हैं कि केस डिसाइड हो जाए और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका पार्ट अलग करके ट्रायल करके डिसाइड कर सकता है, रेस्ट पार्ट को छोड़ सकता है। तो अब इसमें कहा कि पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। सेपरेट ट्रायल का ऑर्डर कर सकता है कि इसको, इन पार्ट को इसमें डिसाइड किया जाए, इन प्लेंटिफ्स की बात को डिसाइड किया जाए और रेस्ट को वो छोड़ सकता है। तो अब इसमें इसका ऑर्डर 3 कहता है हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट। डिफेंडेंट कौन कौन होगा, अभी तो प्लेंटिफ कौन कौन, डिफेंडेंट कौन कौन, जिस चीज में कुछ लोगों का हित निहित है
और उनमें से कुछ लोगों ने दावा दाखिल किया, प्लेंटिफ बन करके, वादी बन करके दावा दाखिल किया। शेष जिनकी वजह से उन्हें हक नहीं प्राप्त हो रहा था, वादीगणों को, तो उन लोगों को या जिनका हक उसमें निहित है, उन लोगों को प्रतिवादी नियुक्त किया जा सकता है, डिफेंडेंट से नियुक्त किया जा सकता है। अब सपोज करते हैं कि एक संपत्ति है और संपत्ति 6 लोगों की है, उसमें 2 लोगों को प्रॉब्लम है कि उनकी संपत्ति ठीक तरीके से उन्हें नहीं मिली, तो वो 2 लोगों ने केस को दाखिल किया, तो वो 2 लोग क्या हो गए, प्लेंटिफ हो गए। अब बचे 4 लोग, 4 लोगों का भी उसमें हित निहित है, तो वो 4 लोग क्या हो गए, डिफेंडेंट्स हो गए। वो 4 उसमें प्रतिवादी नियुक्त बन सकते हैं, प्रतिवादी ज्वाइंट हो सकते हैं। अब सेक्शन इसका रूल 3A कहता है, पावर टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल वेयर ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स ऑफ इम्बेरसेस आर डिले ट्रायल। अभी तो हमने रूल 2 में पढ़ा था, प्लेंटिफ्स डिफेंड जो है डिले कर रहे हैं। अभी 3A में आया, अगर डिफेंडेंट्स कुछ ऐसे हैं जो अपना जवाब दावा नहीं लगा रहे, या कोर्ट में नहीं आ रहे हैं, या कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उनके पार्ट को, उनके हक को, उनके चीज को छोड़ करके और सेपरेट कर सकती है। उनको क्या कर सकती है, सेपरेट ट्रायल करा सकती है, रेस्ट को छोड़ करके बाकी के ट्रायल करा करके केस को डिसाइड कर सकती है। अभी प्लेंटिफ में था 2 में कि प्लेंटिफ डिले कर रहे हैं तो उनका सेपरेट कर सकता है, अगर डिपेंडेंट डिले कर रहे हैं तो डिपेंडेंट्स का डिले, डिपेंडेंट्स का अलग कर सकता है, उसको सेपरेट करने का पावर दिया गया है। इसका रूल 4 कहता है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट 1 or more of joint parties। इसका रूल 4 कहता है कि न्यायालय संयुक्त पक्षकारों में से एक या अधिक के पक्ष में या उनके विरुद्ध निर्णय दे सकता है। अब क्या करते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो संयुक्त रूप से दावा करते हैं। अब उनमें से कुछ व्यक्ति, जैसे अभी हमने रूल 2 में बताया कि डिले कर रहे हैं, उनका सेपरेट ट्रायल कर दिया है। 3A में कहा कि प्रतिवादी डिले कर रहे हैं, उनका सेपरेट कर दिया गया। अगर सेपरेट कर दिया गया तो जिसको वो ट्रायल कर रहे हैं उसे वही डिसाइड हो जाएगा। अब इसमें कहा कि कोर्ट को यह आदेश है कि संयुक्त में से कुछ के हक में भी फैसला कर सकता है और या सबके हक में भी फैसला कर सकता है। तो यहां पर क्या बात आ गई कि कुछ के हक में फैसला करता है, ये सेक्शन 4 रूल 4 कहता है कि कोर्ट में गिव जजमेंट और ऑर्डर अगेंस्ट 1 or more ज्वाइंट पर्सन। तो उसमें क्या करता है, जिनका हक निहित है और जिनके बारे में पर्याप्त ट्रायल में एविडेंस आ चुके हैं, वह उनके हक में जजमेंट कर सकता है, डिक्री कर सकता है, रेस्ट के बारे में छोड़ सकता है। तो कोर्ट को सेक्शन रूल 4 में दिया गया कि 1 या 2 जिनके बारे में सिद्ध है उनके बारे में जजमेंट कर सकता है। ये नहीं कि पूरे दावे का एक साथ ही जजमेंट करना, एक साथ ही डिसाइड करना जितना दाखिल किया, तो ऐसा नहीं, जो पार्ट है, जो डिसाइड है उसे वह कर सकता है और रेस्ट को छोड़ सकता है, रेस्ट कंटिन्यू कर सकता है। अब इसका रूल 5 कहता है कि डिफेंडेंट्स नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड। इसका रूल 5 कहता है कि दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। अब इसमें हितबद्ध होना आवश्यक नहीं, ऐसा क्या है, इसमें कहा दावाकृत संपूर्ण अनुतोष में, संपूर्ण अनुतोष में प्रतिवादी का हितबद्ध होना आवश्यक नहीं है। अब 4 लोग एक प्रॉपर्टी में हैं, एक ने दावा 3 के खिलाफ में किया, उनमें से 4 जो विरोध कर रहे थे, उन 4 में से एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसका उसमें से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही और वह व्यक्ति जबरदस्ती उसमें से हित मांग रहा है, जबकि उसका उसमें कोई हित नहीं है।
अगर ऐसी बात आती है कि जबरदस्ती हित मांग रहा है या उसका हित नहीं है, सब जानते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका हित ही है तभी वो पार्टी बनेगा, अपोजिट पार्टी बनेगा। क्योंकि वह हित मांग रहा है और उसका हित नहीं है, इसलिए उसको पार्टी बना दिया गया, ताकि एविडेंस में ये क्लियर हो जाए कि इस व्यक्ति का हित इसमें नहीं है और वह कोर्ट के द्वारा निर्णित हो जाए। तो इसमें कहा गया रूल 5 में जरूरी नहीं है कि उसका हित हो तभी पार्टी बनाएंगे। अगर वह इसमें इंटरेस्टेड है और हित मांग रहा है या किसी तरह इन्वॉल्व है तो उसको पार्टी बनाया जा सकता है। इसका रूल 6 कहता है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन कम कॉन्ट्रैक्ट। रूल 6 कहता है इसका एक ही संविदा के आधार पर दायी पक्षकारों का संयोजन। एक एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट में 3 व्यक्ति एग्रीमेंट करते हैं किन्हीं एक व्यक्ति से। अब 3 व्यक्ति में से मतभेद हो जाता है या अपोजिट पार्टी से मतभेद हो जाता है तो 2 व्यक्तियों ने दावा कर दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि तीसरा व्यक्ति अलग से दावा करे, तीसरा व्यक्ति उसमें से बतौर पक्षकार बन सकता है, पक्षकार के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता और उसमें वो संयुक्त हो सकता है, उसमें वो पक्षकार बन सकता है। तो रूल 6 ये कहता है कि अगर उसका हित उसमें निहित है जिसके लिए दावा किया गया तो वह प्रार्थना पत्र दे करके उसमें पक्षकार बन सकता है। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन कम कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट उसका है और वह दावा में संयुक्त रूप से बनना चाहता है, एक ही संविदा है, एक ही आधार है, तो फिर वह उसमें से पक्षकार बन सकता है संयुक्त रूप से। इस बात को इसमें कहा गया। अब इसका रूल 7 कहता है when plaintiff in doubt from whom redress in to be sought। इसका रूल 7 कहता है जब वादी को संदेह है कि किससे प्रतिरोध चाहा गया। अब संदेह है, 2 व्यक्ति एक प्रॉपर्टी पर क्लेम करते हैं, एक प्रॉपर्टी पर 2 व्यक्ति क्लेम करते हैं कि ये संपत्ति हमारी है और दूसरा व्यक्ति कहता है ये संपत्ति हमारी है, जबकि उसका कब्जेदार को ये डिसाइड नहीं हो रहा कि ये संपत्ति दोनों में से किसकी है। तो अभी बात आई कि हित निहित है, तो पहला व्यक्ति भी कह रहा मेरा हित है और दूसरा व्यक्ति भी कह रहा मेरा हित है। तो जो व्यक्ति पोजीशन में है अगर उसने वाद डाला है, मतलब एक व्यक्ति ने वाद डाला है, तो वह उन व्यक्तियों को, दोनों को पक्षकार या तीनों को पक्षकार बना सकता है जो अपना क्लेम उसमें से कर रहे हैं, चाहे उनका हित उसमें से उसे क्लियर है या उसमें उसको पता नहीं है कि उसका हक है या नहीं है, लेकिन वह क्लेम कर रहे हैं, इसलिए उसे बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया जा सकता है। तो रूल 7 यही कहता है when plaintiff in doubt from whom redress in to be sought। उनमें से कौन मालिक है, कौन सही क्लेम कर रहा है, किसका राइट है, ये उसको डाउट है, तो वह उन सबको पार्टी बना देगा और जो अपना राइट सिद्ध कर देगा उसके हक में न्यायालय उसका ऑर्डर कर देगा। तो अभी ये बात ऑर्डर 1 के रूल 1 टू रूल 7 तक इसमें से क्लियर हो गए होंगे। अब इसमें रूल 8 से लेकर के रूल 13 तक है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वेरी इजी था इसमें पार्टीज ऑफ सूट कि वादों में पक्षकार कौन कौन से होंगे, उनके क्या क्या रूल होंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।